बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। डरिए मत, घबराइए मत, हमने केशव की जगह नहीं ली है। मैं जानता हूं कि केशव रेगुलरली एंकर करते हैं, लेकिन आज कुछ एक फंक्शन की वजह से उन्हें जाना पड़ा। तो What do you mean हम लोग ने नहीं लिए? मैंने। What is हम सब मतलब तो आप किसी कोई वो है राजाओं के खानदान से कि हमने कह दिया हमने वो हमने है। मैंने केशव की जगह नहीं ली, आपको कहना चाहिए ना। देखिए, हमने नहीं किया है, हम थोड़े आ गए हैं। हम थोड़े फॉर्मल बनते हैं इन मामलों में। फिर तो हम हम बहुत फॉर्मल है। मैं फॉर्मल हूँ, अगर आपको ये चाहिए तो मैं बहुत फॉर्मल हूँ इन मामलों में। लेकिन हाँ, ठीक है, बल्ला बोल ये हफ्ता ही मेरे लिए बिल्कुल नया हुआ है, बिकॉज पहली बार इलेक्शन किए थे जिंदगी में। क्या इलेक्शन किया है? आप ऐसे बोल रहे थे आप ग्राउंड पे गए थे रिपोर्टिंग करने, कुछ भी आप हो, पीछे वॉर रूम में नंबर्स गिन रहे थे। वॉर रूम और फीड भी कर रहा था मैं। तो वो तो बाकी तमिल चैनल को सुन के फीड कर रहे थे ना। कौन सी आपकी खुद की एक्सपर्टीज है जो आप फीड कर रहे थे? तमिलनाडु के लिए एक्सपर्टीज है, मैं ये खुद मानता हूँ। क्या है भले ही हमारे आप एक्सपर्टीज ऐसे नहीं होती। यू हैव टू गो ऑन टू द ग्राउंड, आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। लोग महीने महीने लगाते हैं, फिर जाके एक्सपर्टीज होती है। आप यहाँ बैठ के यूपी में रहते हैं और बोल रहे हैं मेरे पास सब तमिलनाडु की एक्सपर्टीज है। आप कभी परमानेंटली रहे हैं वहाँ पे? और अगर रहे हैं तो कब रहे हैं? तो आपकी कहाँ से एक्सपर्टीज आ गई? 1000 किलोमीटर दूर बैठ के तो सारे ही एक्सपर्ट होते हैं, है ना। जैसे क्रिकेट के एक्सपर्ट होते हैं सब, है ना। लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हो, आप प्लेयरों से मिलते हो, आप बीसीसीआई से मिलते हो, आप बाकी क्रिकेट से जुड़े लोगों से मिलते हो और मैचेस को ग्राउंड से प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रैक्टिस सेशन सब कवर करते हो, तब आपका पर्सपेक्टिव अलग होता है ना। बिल्कुल। आज के दिन में आप अगर आप यूट्यूब देखो, क्रिकेट की मैं बात करूँगा, कितने लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें बहुत है हिट हैं जो कभी क्रिकेट ग्राउंड ही नहीं गए, जिन्होंने आज तक किसी प्लेयर से बात ही नहीं की है, ना उनको पता है प्रैक्टिस सेशन में क्या होता है, या अगर कुछ होता भी है तो उसके पीछे क्या रीज़न है, कुछ नहीं है। वो अपने 1000-2000 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर से बैठ के देते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो रिपोर्टर्स हैं जो जाते भी हैं और फिर आके स्टूडियो से ज्ञान देते हैं, तो उनको एटलीस्ट समझ तो है, पकड़ तो है। तो आप वैसे ही बात कर रहे हो कि मैं एक्सपर्ट हूँ उस स्टेट का जहाँ मतलब मेरे फोरफादर्स आते हैं, पर मैं नहीं कभी रहा हूँ परमानेंटली वहाँ, ना मैंने कभी वहाँ पॉलिटिकल कवरेज की है, ना मैं इस इलेक्शन से पहले 2 महीने बिता के आया हूँ, लेकिन फिर भी आप एक्सपर्ट हैं। भारतीय होने का एक दुविधा ही है। क्यों? क्योंकि पापा है तमिलनाडु के, मम्मी है केरल की। पैदा हुए हम मुंबई में, हम रहते हैं दिल्ली नौकरी के लिए, हाँ, लेकिन तो है ससुराल बिहार। हाँ, तो आप सब जगह के हैं, आप एक्सपर्ट कहीं के नहीं हैं। मैं ऑल इंडियन हूँ, कॉम्बो हूँ मैं, हाँ, वो कॉम्बो। ठीक है, दैट आई एम नॉट डिनाइंग। हाँ। पर आप एक्सपर्ट होने के लिए आपको उस सब्जेक्ट को करीब से देखना पड़ता है। आप रैलीज में गए, आपने वहाँ लोगों से बात की, आपने वोटर से बात की, आपने ये सब नहीं किया ना। वो नहीं हो यहाँ पाया बैठ के है। आप लेकिन विजय ने ऐसा कुछ नहीं किया था भाई। नहीं, विजय रैली करते थे। 2 या 3 ही किए, लेकिन उनका जो कनेक्ट था वो फ्रॉम सोशल मीडिया। यही एक ट्रेंड में आया है कि जो बाकी के ओपोजिशन पार्टीज करते थे, क्या करते थे लोग, रैली पे रैली, स्पीच पे स्पीच। विजय कम स्पीचेस दिए थे और कम रैलीज में अब गए। ये एक तो इलेक्शन का कुछ भी है। अब वो कह रहे हैं बंगाल में इसलिए जीत गए क्योंकि इतनी रैली की, पूरे बीजेपी ने रैली की, प्राइम मिनिस्टर भी आए, अमित शाह भी आए, ये तो सबने हम की। ट्रेंड बता रहे तमिलनाडु के। बट मैं ये कह रहा हूँ ना, हर स्टेट में क्या होता है, जो जीत जाता है आप उसको कहते हो यही सही टेम्पलेट है, और दूसरे स्टेट में दूसरी पार्टी जीती जिसने बहुत ज़्यादा रैली की, तो फिर वो जीत गई रैली के साथ। लेकिन वही बात है, अभी क्यों हुआ है, मैं इलेक्शन का जिक्र क्यों किया हूँ विजय ने तो मीडिया से भी बात नहीं की, एक भी इंटरव्यू नहीं किया। वो नहीं देंगे। नहीं तो फिर भी जीत बहुत गए। इंट्रोवर्टेड है। बट मैं कह रहा हूँ फिर भी जीत गए ना। आप तो कहते हैं ना मीडिया को इंटरव्यू देना चाहिए, बात करनी चाहिए, ये सब कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं जीत किया गए। है। वो ऐसे ही रहे हैं, मतलब वो बहुत इंट्रोवर्टेड है। लेकिन ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग पॉलिटिकल चैनल नहीं बने हैं। बल्ला बोल इज डेडिकेटेड टू क्रिकेट। थैंक गॉड। लेकिन मैंने इलेक्शन का जिक्र क्यों किया था? क्योंकि परिवर्तन हुआ है, 2 जगह परिवर्तन हुआ है जबरदस्त तरीके से। नहीं, 3 जगह, केरल, केरल में बंगाल, भी, तमिलनाडु।
परिवर्तन हम शायद आईपीएल के कुछ खिलाड़ियों की किस्मत में भी हम देखेंगे और टीम्स की किस्मत में देखेंगे। परिवर्तन क्यों देखेंगे हम? क्योंकि बात कर लेते हैं टीम्स जो एकदम नीचे स्तर पर है, ठीक है। मुंबई इंडियंस कल भले ही जीते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली अगर कहेंगे, हार्दिक पांड्या नहीं थे, सूर्या के कप्तानी में वो जीते हैं, लेकिन उनकी किस्मत में टॉप 4 नहीं लिखा है, क्योंकि 14 पॉइंट ही मिल सकता है मुंबई इंडियंस को, और वो प्लेऑफ्स के लिए मानते हैं हम कि इनफ नहीं है ना। लेकिन मुंबई इंडियंस लगातार 3 साल हार्दिक के कप्तानी में सबसे कमजोर परफॉर्मेंसेस किए हैं। बॉटम रैंक, शायद इस बार 9th पोजीशन, एक सीजन वो प्लेऑफ तक गए थे। लेकिन सवाल तो अब उठेंगे भाई, ये 3 साल का प्रोजेक्ट जो है हार्दिक पांड्या की, जो वापसी हुई है, घर वापसी मुंबई में, लेकिन अगले साल मुश्किल तो लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है हार्दिक पांड्या के कप्तानी को लेकर। क्या मुंबई इंडियंस रूथलेस रहेंगे? क्या मुंबई इंडियंस जो है परसिस्ट करेंगे हार्दिक पांड्या से? भले ही वो 2-3 मैच अभी जीत जाए, लेकिन सीजन तो डिजास्टर ही रहा है 2026। अब आप क्या कहेंगे इसका? देखें, बड़ी दुविधा मुंबई की टीम के लिए भी है। देखें, पहली बात तो ये है कि 3 बार वो तीसरी ये जीत हुई है। मुझे पता है इस जीत की चर्चा हो रही है क्योंकि हार्दिक को बैक स्पैज़म था, वो नहीं खेले, सूर्य कुमार यादव कप्तानी करते हैं और देखिए मुंबई जीत जाती। पर मैं ये भी याद दिलाऊं, इससे पहले भी 2 मैच जीते हैं इसी सीज़न, उसमें हार्दिक पांड्या कप्तान थे। पिछले साल भी हार्दिक पांड्या कप्तान थे और आप तीसरे पायदान पर मैं कह सकता हूं, क्योंकि आप फाइनल नहीं गए लेकिन आप क्वालिफायर 2 तक गए, तो आप तीसरे पायदान पर आपने ख़त्म किया सीज़न। तो वो भी ठीक ठाक सीज़न ही था उस लिहाज से आप देखें। अब अगले सीज़न क्या होगा ये कहना तो बहुत मुश्किल है। दुविधा ये है मुंबई के लिए, कई चीज़ें हैं जो उनको परेशान करेंगी ये फैसला लेने में। एक, क्योंकि बड़ा ऑक्शन तो है नहीं, छोटा ही ऑक्शन है, तो अब 1 साल में आप कितनी चेंजेस कर लोगे, है ना। या तो बड़ा ऑक्शन होता तो आप कहते चलो यार पूरा ये रिवैम्प करते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, है ना, 2-4 प्लेयर मेन रिटेन करके चलो स्क्रैच से स्टार्ट करके टीम रीबिल्डिंग करते हैं। वो ऑप्शन आपके पास है नहीं, 1 साल आपके पास बचता है। दूसरी बात, अच्छा फिर वो ये भी नहीं कि आप डिसाइड कर लो ठीक है उस साल के बाद करेंगे, क्योंकि मानो 1 साल आपका बचता है और उस साल में आप बहुत अच्छा कर गए, जीत गए, फाइनल खेल गए कुछ, तो फिर आप क्या करोगे अगले साल? क्या आप चेंज करोगे? और ऐसा होता है भाई, चेन्नई एक सीजन लास्ट फिनिश ले सकते क्योंकि आप पूरी चीज़ें नहीं बदल सकते। उससे बड़ी परेशानी ये है कि चलो अगर आप उस लिहाज से भी देखो कि यार देखो स्काई के अंडर टीम अच्छी नज़र आई, एक समय लग रहा था लखनऊ 260 बना देगी, क्या कमबैक किया गेंदबाजी के साथ, तो कप्तानी को आप श्रेय दोगे, है ना, फिर चेज भी कर दिया, ये सब कहोगे। लेकिन परेशानी ये है कि स्काई के खुद बल्ले से रन नहीं आ रहे, तो अब क्या उनको कप्तान बनाना उचित होगा? अगर आप वो बनाते हो, क्योंकि वो भी बड़ा कदम होगा, फिर उनके अगर रन नहीं आते अगले पूरे सीज़न, फिर आप कहोगे जैसे कई और टीमों के लिए कहते हैं यार कप्तान तो है लेकिन टीम पर बोझ है, क्योंकि कप्तान है वो खेल रहे हैं, है ना। अभी ऐसी कई टीमें हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, वो भी एक परेशानी है। अगली परेशानी है आपके एक और कंटेंडर है रोहित शर्मा कप्तानी के लिए। उसमें यह सवाल आता है क्या रोहित शर्मा पहली बात कप्तानी लेना चाहेंगे? एक बार आपने उनसे ली है, क्या आप उनसे वो कप्तानी लेना चाहेंगे? वो एक बड़ा सवाल है। दूसरा, आप क्या कप्तानी देना चाहोगे? वापस आप उसके बाद जाना चाहोगे? ये अच्छी तरह से जानते हुए कि अगर आप वो करते भी हो तो भी स्टॉप गैप ही होगा, क्योंकि रोहित शर्मा कितना खेल लेंगे, 1 सीज़न 2 सीज़न, है ना। सबको तो पता है शायद 2027 टारगेट कर रहे हैं, तो हो सकता है अगला ही सीज़न हो सकता है उनका आखिरी भी हो आईपीएल में, वो वर्ल्ड कप भी खेलें और वो बाय बाय कर दें क्रिकेट को, है ना। ये भी तो क्या वो एक उचित है, या आप स्टॉप गैप के तौर पर उनको देखते हो? वो है। तीसरे आपके एक विकल्प हैं, वो हैं जसप्रीत बुमराह। लेकिन जसप्रीत बुमराह के साथ ये परेशानी है, वो भी एक तो आउट ऑफ फॉर्म है, चलो वो तो फॉर्म में आ जाएंगे, ऐसी कोई परेशानी नहीं, पर उन्होंने इंडिया की कप्तानी नहीं ली क्योंकि वो वर्कलोड मैनेजमेंट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा भी था कि मैं वर्कलोड मैनेजमेंट कर चाहता। तो अब क्या आप वो गलती करना चाहोगे? क्या पता अगर वो सीज़न से पहले इंजर्ड हो गए, पिछले सीज़न आपको याद हो शुरू का आधा मैचेस वो खेले ही नहीं थे, इंजर्ड थे, तो अब वो एक परेशानी है। तो अब क्या ऑप्शन क्या है? युवा खिलाड़ी थे जो ट्रू ब्लू मुंबई इंडियंस है, तिलक वर्मा, उनके बल्ले से उतनी अच्छी तरह से रन नहीं आ रहे, क्या आप उनकी तरफ जाओगे? क्या वो बैकफायर करेगा? वो परेशानी। तो आई थिंक इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई डोंट थिंक मुंबई इंडियंस के पास इतने ऑप्शन भी हैं, चाहे कुछ भी हो जाए।
आप मुझे लगता है कि वो एक सीज़न आपका बचा है, और पिछला सीज़न अच्छा था हार्दिक के अंडर, उससे पहला अच्छा नहीं था, अब ये अच्छा नहीं होगा। वन फुल एंड फाइनल शायद मेक और ब्रेक सीज़न हार्दिक पांड्या को और एक मिल जाए अगला, बिकॉज एज आई सेड जो बाकी ऑप्शंस हैं उनमें थोड़ी कमी होने की वजह से, और क्योंकि मिड साइकिल हो गई वो, तो 27 के बाद तो आपने कॉल लेनी, तब आप डिसाइड करोगे। क्योंकि अगर देखिए दुविधा ये भी है कि अगर आप हार्दिक पांड्या को रखते हो कैप्टन, तो मुंबई इंडियंस का ये जो एक रेप्यूटेशन है कि ये बड़े रूथलेस है, शायद वो हिट करेगा। और जो ये कप्तानी का ये दौर चल रहा है मुंबई इंडियंस में, और देख रहे हैं कि आपने कहा सूर्या फॉर्म में नहीं है, रोहित इंजर्ड है लेकिन वो फॉर्म में हो सकते हैं, बुमराह फॉर्म में नहीं है, तीन सबसे बड़े खिलाड़ी फॉर्म या इंजरी से जूझते हुए, ये क्या हार्दिक की गलती है कि वो मैनेज अच्छे से नहीं कर रहे हैं प्लेयरों को, या फिर हार्दिक के केस में उनकी किस्मत ही खराब थी? ईश्वर बिल्ट इज लेगेसी, जैसे कहते हैं ना, लेगेसी उनको जीटी में बनाना चाहिए था, लेकिन वो चूज किए मुंबई आने। नहीं देखिए, वो अब जो हो गया वो तो हो गया। अगर आज शायद आप हार्दिक से भी पूछें, शायद वो कहीं ना कहीं इस बात को माने कि अगर वो गुजरात ही रह जाते तो बेहतर था, सब कुछ सेटल था ना, सेटल था। और वहाँ पर उनकी चलती भी थी, टीम ने उनको कप्तान माना भी था। देखिए, माने या ना माने आप इस बात को, और इसको सुनकर थोड़ा आप अनकंफर्टेबल भी हों, बट सच्चाई तो ये है कि जब वो कप्तान बनकर आए तो खुश तो काफ़ी लोग नहीं थे मुंबई के सेटअप में, ये तो आपको मानना पड़ेगा, और वो सीज़न में नज़र भी आया, वो पहला सीज़न। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो सब चीज़ें अब पास्ट की हो गई, पुरानी हो गई पिछले सीज़न में, क्योंकि टीम एकजुट होकर खेली। वो स्लो शुरुआत हुई, लेकिन फिर उन्होंने रफ्तार पकड़ी और क्वालिफायर टूर तक पहुंच गए, एक कदम दूर फाइनल से वहाँ तक पहुँच गए। तो लगा सब कुछ ठीक हो गया भाई, मान लिया, चलो एक साल थोड़ी सी है ना परेशानी सी हुई, अब एडजस्ट हो गया है सब कुछ। अब ये सीज़न ख़राब हुआ है। अब देखिए, जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो फिर आप, एग्जाम्पल देता हूँ, हो सकता था सीज़न होता, हो सकता है, देखिए हर टीम के साथ कोई तो गारंटी कर नहीं सकता ना कि क्या उस टीम का परफॉर्मेंस होगा, किस तरह से वो आगे चलकर खेलेंगे, ये गारंटी तो है ही नहीं। तो मैं वो उस लिहाज से कह रहा हूँ, बट क्योंकि चीज़ें ख़राब हो गई हैं, देखिए, क्या हार्दिक पांड्या बुरे कप्तान है? नहीं, मैं नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि ये वही हार्दिक पांड्या जिन्होंने एक बहुत ही अंडररेटेड गुजरात टीम को टाइटल जिताया। बल्कि मुझे उस सीज़न याद है, बड़े बड़े दिग्गजों ने, बड़े बड़े पूर्व खिलाड़ियों ने एनालिसिस में गुजरात को बोला था लास्ट फिनिश होगी, वुडन स्पून कहा था, मैं भूलूंगा नहीं वो सीज़न। हो सकता है आपने और मैंने भी उतने अच्छे से नहीं उनको कहा हो कि, मतलब चलो वुडन स्पून नहीं कहा हो, लेकिन ये टाइटल कंटेंडर तो नहीं कहा होगा, ये तो मुझे यकीन है। पर वो कर गए, कमाल कर गए, उस टीम के साथ जिताया, तो यार कप्तानी तो अच्छी थी। दूसरी बात, इंडिया के लिए उनकी शानदार कप्तानी रही है भाई। जो इंडिया के लिए T20 आई की कप्तानी उन्होंने की है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है अगर आप देखें तो। अब उनकी फिर मुंबई इंडियंस को भी वो ले ही गए क्वालिफायर टूर तक। अब उनका एक परेशानी ये है कि उनका खुद का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा। अब एज अ कप्तान वो ये थोड़ी चाहेंगे कि मेरा फॉर्म अच्छा ना चले, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। अच्छा, वो अकेले नहीं है, सारे इंडिया के जो ज़्यादातर खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप में खेले, सबका फॉर्म डाउन है। चाहे बुमराह हो, तिलक हो, ईशान ने अच्छी शुरुआत की थी, फिर थोड़ा सा डामाडोल हुआ। सूर्य कुमार यादव हैं, अगर आप देखें उनका फॉर्म उस लिहाज से अच्छा नहीं चल रहा है ना। संजू ने भी अच्छी शुरुआत की थी, मतलब मिक्स बैग रहा है, मैं कहूँगा 50-50, कुछ बहुत अच्छी गेम, कुछ इतनी अच्छी गेम नहीं। तो उस तरह से अर्शदीप आप देखें, इतना ठीक ठाक सीजन रहा है। तो आपके इंडिया प्लेयर्स भी उतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं करे, हार्दिक भी उनमें से एक है। तो आई थिंक हार्दिक एज अ प्लेयर बहुत बड़े है। और फिर वो उसी सवाल पे मैं जाता हूँ, मुंबई इंडियंस अगर आप हो, ओके, आपको कप्तानी को लेके शायद आप सोच रहे हो या दोबारा सोच रहे हो, बट हार्दिक द प्लेयर तो हार्दिक द प्लेयर है यार। आप फॉर्म तो सबका ख़राब होता है ना, कोई टाइम आता है फॉर्म डाउन सबका हो जाता है, शायद वो उस दौर से गुजरे, बट क्या आप उनकी पेडिग्री एज अ प्लेयर को डाउट कर सकते हो? नहीं, वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल T20 प्लेयर है। आज भी अगर वो ऑक्शन में चले जाए, वन ऑफ द हाईएस्ट बिडिंग में जाएंगे, चाहे उनको कोई कप्तान कंसिडर करे या ना करे, एज अ प्लेयर भी आप उनको खरीद लोगे, बोथ एज अ बॉलर बैटर। तो आई डोंट थिंक आप जल्दबाजी में इतना डिसीजन लोगे। अगेन आई थिंक आप एक साल और लेकिन हार्दिक को ये भी है, थोड़ा उनके खिलाफ बंदूकें इसलिए भी लोग तान के खड़े होते हैं क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है।
पर्सनालिटी से याद आता है, फ्लैम्बॉयंट फ्लैम्बॉयंट से वही अगर बिंदास गुड है। बॉय हो ना, वो राहुल द्रविड़ जैसी पर्सनालिटी हो, तो चाहे परफॉर्मेंस ना भी आ रहा हो तो लोग थोड़ी सहानुभूति दिखाते हैं, यार कोई बात नहीं। वो थोड़े लैविश हैं, वो फरारी में घूमते हैं, है ना, वो सेलिब्रेट स्टाइल में करते हैं, वो बाल ऐसे बनाते हैं, तो लोग, इंडियन सोसाइटी क्या है, थोड़ा वो वेट कर रही होती है कि ये कब फेल करेगा, वही, और जैसे ही फेल होगा बोलेगा देखा मैंने तो कहा था, ये तो ज्यादा ही चौड़ में घूमता है। क्योंकि आपने पर्सनालिटी की बात की यार निखिल, देखो ऑन द फील्ड तो दिख ही रहा है कि प्रेशर है, परफॉर्मेंसेस भी नहीं है। ऑफ द फील्ड कुछ ऐसी खबरें आ रही है कि शायद क्या वो इंपैक्ट कर रहा है हार्दिक को। मैं 2 खबरें बताता हूं। नंबर 1, उनके और कृणाल के बीच रिश्ते कुछ अच्छे नहीं है, वो एक है। लेकिन दूसरी जो एक स्टोरी पहले है, अगर उसका बोलूं तो आई डोंट थिंक उससे मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस पर कुछ फर्क पड़ेगा। अगर फर्क पड़ा, कृणाल की भी परफॉर्मेंस पे पड़ना चाहिए था, वो कृणाल तो अच्छा कर रहे हैं, कर रहे हैं, हाँ। तो आई डोंट थिंक उसका कोई इम्पैक्ट है ऑन हार्दिक्स परफॉर्मेंस। लेकिन एक और है, बीसीसीआई ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है मीडिया में कि ये कंसिडर कर रहे हैं कि गर्लफ्रेंड्स या ऑलरेडी जो है उनको ना लिए जाए, मतलब प्लेयर्स को अकंपनी नहीं कर सकते हैं टू द ग्राउंड और टू द वेन्यू, फॉर एक सिंपल रीजन। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि मोस्ट गर्लफ्रेंड्स जो है, मतलब या जो भी है, आजकल सोशल मीडिया और सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स है। अगर मान लीजिए एक खुदा न खास्ता एक इंफॉर्मेशन टीम का लीक हो जाए तो क्या करेंगे? तो बीसीसीआई ये एक्शन ले रही है कि मे बी जैसे लिया था कि वाइव्स आर नॉट अलाउड ऑन लॉन्ग टूर्स, गर्लफ्रेंड्स को भी शायद अलाउ नहीं करेंगे। क्या ये भी कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए अगर आपने हार्दिक की बात कही है तो डेफिनेटली ये पॉइंट रेस करना ही पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है, ये जो रूल है कि नो वाइव्स अलाउड ऑन लॉन्ग ट्रिप्स, ये क्या प्लेयर्स को डिस्ट्रैक्ट, मतलब वो डिस्ट्रैक्शन था पहले, और ये जो भी नया एक रिपोर्ट आई है पता नहीं कितना क्रेडिबल है, ये क्या हार्दिक को परेशान कर रहा है? नो गर्लफ्रेंड्स अलाउड ऑन द ग्राउंड। ऐसी वो चीज़, मतलब रिपोर्ट के मेरिट पे तो बाद में आऊँ, मुझे लगता है हार्दिक को भी परेशान कर रहा है, क्योंकि वो तो अभी 1-2 दिन पहले ही आई है। हार्दिक का परफॉर्मेंस तो आप देखिए पूरे सीजन से नहीं आ रहा, टीम का परफॉर्मेंस डाउन है, तो आई डोंट थिंक ये इम्पैक्ट करता है। लेकिन वही, अब मैं जो पर्सनैलिटी की बात करता हूँ, क्योंकि वो कई बार इस तरह से दिखते हैं, मैंने आपको वही कहा ना, इंडिया में थोड़ा लोगों के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है। ही है। और इसीलिए क्या होता है, अब वो जो ऐसे देखते हैं लोग, अब लोगों की भी पर्सनल बायस होती है, आप मानो या ना मानो, ठीक है, पर्सनल बायस एक अंदर से आती है। और ये कहना आसान है कि यार देखो मेरे रन आएंगे तो मेरे को लोग लाइक करेंगे ही करेंगे, रन नहीं आएंगे तो वैसे ही डिसलाइक करेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप इस तरह के शख्स हो जिसकी पर्सनालिटी को लोग पसंद करते हैं, तो जब आपके रन नहीं भी आते ना, वो आपके साथ होते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं, नहीं मैं आपके साथ हूँ। कभी आपकी पर्सनालिटी वैसी होती है तो फिर लोग आपका वेट करते हैं कि आप कब फेल करो। ठीक है, रन आ रहे हैं तब वो आपको क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे, बट वो वेट कर रहे हैं आप जब नहीं रन बनाओगे फेल करोगे। ये बहुत बड़ा अंतर है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि यार मैं नहीं कह रहा कि ये सही है, बट मैं कह रहा हूँ अगर मैं एक खिलाड़ी होता तो मैं थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में, मैं ही नहीं कह रहा कि खिलाड़ी जो ये चीज़ करते हैं मैं उस चीज़ पे आऊँगा, वो गलत है, बट मुझे पता है इतनी आंखें हमारे ऊपर होती हैं और इतना ग्लेयर हमारे ऊपर होता है कि फालतू में मैं क्यों पंगे लूँ, क्यों एक ऐसी चीज़ करूँ जिससे लोगों को बातें बनाने का मौका मिले। तो मैं इस तरह से इस चीज़ को ज़रूर सोचता, तो मैं थोड़ा इसको लेके केयरफुल होता। लेकिन मैं अब आपके इस रिपोर्ट की तरफ आता हूँ कि क्या ये रिपोर्ट सही है या इसका मतलब क्या इम्पैक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, उस पर मैं आपको बता। देखिए पहली बात तो प्लेयर यार सारे अडल्ट हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड के साथ हों, बीवी के साथ हों, भाई के साथ हों, फैमिली के साथ हों, वो उनकी चॉइस है। मैंने ये रियान पराग वाले केस में भी कहा था कि जो रियान पराग वो वेप के साथ पकड़े गए, उन पे जो फाइन हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वेप एक चीज़ इलीगल है। लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं है कि उनकी वो पर्सनल लाइफ में क्या करता है, मैं उस पर क्यों उंगली उठाऊं। लोग कह रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहा है ड्रेसिंग रूम में। भाई ड्रेसिंग रूम तो एक प्राइवेट स्पेस है ना, ड्रेसिंग रूम में गलती रियान पराग की नहीं है, गलती कैमरा की है कि आप वहाँ क्यों डाल रहे हो ड्रेसिंग रूम। अब आप, मैम अगर वो ग्राउंड पे खुलेआम ये कर रहे होते तो मैं ज़रूर पॉइंट करता,
कि ये गलत है यार, आप क्यों लोगों के सामने ये चीज़ कर रहे हो, आपको ये करना है आप बिहाइंड द सीन जाके करो। वो भी तो बिहाइंड अपने ड्रेसिंग रूम में। ड्रेसिंग रूम में तो कई बार मैं भी एज अ स्कूल कॉलेज या जब भी खेला हूँ, क्लब लेवल खेला हूँ, तो हम ड्रेसिंग रूम यूज़ करते थे। ड्रेसिंग रूम में कोई कैमरा नहीं लाता था। क्यों? ड्रेसिंग रूम एक आपकी प्राइवेट स्पेस है। वहाँ पे कई बार हम टॉवल में ही होते हैं, कपड़े भी नहीं पहने होते, शावर ले रहे होते हो, वो आपकी स्पेस है, क्योंकि आपको पता है ये एक सिक्योर्ड स्पेस है मेरी। मेरे को जो बातें करनी है, मेरी भाषा भी दे रहा हूँ, मैं गालियाँ भी दे रहा हूँ, मैच हार गए हैं, तो वो एक स्पेस है, क्योंकि वो चीज़ बाहर नहीं जाती। आपको भी तो खिलाड़ी को कोई स्पेस देनी है ना। आप भी एक पर्सनल लाइफ जीते हो, आप आते हो यहाँ कैमरे पे काम करते हो, आपको पता है आप जो करोगे कैमरे पे आ रहा है, आप एक अलग शख्स हो। यू वॉन्ट टू बी योर सेल्फ समवेयर। ऑफिस में भी आप एक अलग तरीके से रहते हो, जो भी चीज़ करो माइंड। आप घर पे हो, मैं आपको कहूँ कि नहीं घर पे भी यहाँ ऐसा ना करो, घर आपकी स्पेस है, आप फ्री होना चाहते हो, आपको जो कपड़े मन में आते हैं वो पहनते हो, जैसा बात करना चाहते हो आप करते हो, जो देखना चाहते हो आप करते हो, वो आपकी स्पेस है। सेम आई थिंक ड्रेसिंग रूम की एक सैंक्टिटी है, उनकी मर्जी है ड्रेसिंग रूम में जो वो कर रहे हैं, उनके और उनके टीममेट्स के बीच में हर जगह कैमरा डालने की जरूरत नहीं। अडल्ट है, उसको चूज़ करने का हक होना चाहिए। आप सब जो हमें देख रहे हो, जो अडल्ट है, आप हो, मैं हूँ, हम भी तो अपनी चॉइसेस करते हैं ना। हम तो किसी को नहीं बोलेंगे कि हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए। हाँ, मैं पब्लिक या कोई ऐसी जगह में करना या नहीं करना चाहिए अलग बात है, बट आई थिंक प्राइवेट स्पेस इज ड्रेसिंग रूम में अलाउड है। वही चीज़ मैं प्लेयरों पे आता हूँ कि यार आपकी मर्जी है, आप वाइफ के साथ जाओ, ये सब जो एक पुलिसिंग है ना, जो एक हेडमास्टर वाला जो एक रवैया है, वो स्कूल कॉलेज तक ठीक है। जब आप प्रोफेशनल प्लेयर हो गए हैं यार, वो अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, कईयों की शादियां हो चुकी हैं, डिवोर्स हो चुके हैं, उतने अडल्ट हैं, जब वो डिसाइड कर सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में, जो बड़े बड़े डिसीजन है, तो वो आप उनको यहाँ भी बताओगे आपको क्या करना है। सी, इंडिया का जो आपने उदाहरण दिया, वहाँ मुझे समझ आता है, और वो डिसीजन इसलिए लिया गया था कि पूरे टूर में आप चाहते हो, अगर फैमिली रहती तो आप प्रैक्टिस पे नहीं आ पा रहे, ये सब नहीं आ रहे, तो आप वो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते थे, इसलिए भी आपने मना नहीं किया। आपने कहा कि कुछ दिन के लिए अलाउड होना चाहिए फॉर अ टूर, विच आई एग्री। चलो, दैट हैज़ नॉट टू डू विद जो आप रीज़न दे रहे हो, वो ये था ताकि टीम बॉन्डिंग हो सके, प्लेयर एक साथ मिल सके। फैमिली के साथ क्या होता है, आप अपने रूम में रहते हो, फिर प्लेयरों की बॉन्डिंग नहीं होती, वो सब रीजंस आई एग्री, ठीक है। आईपीएल टीम्स भी अगर ऐसा डिसाइड करना चाहती है, कितने लिमिटेड टाइम के लिए रखना चाहती हैं कि इतने इतने टाइम में आप फैमिली के साथ आ सकते हो, बाकी टाइम हम चाहते हैं कि प्लेयर्स बॉन्ड करें, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के रूम में रहें, बातें करें, और जो मीटिंग रूम्स होते हैं होटल में हर टीम के, वहाँ पे बैठें और प्रैक्टिस पे लगातार आए, नहीं तो नहीं आते। ये सब अगर चीज़ें हैं तो आई एग्री। बट अब आप एंडोर्स करते हैं और वो फिर इंफॉर्मेशन लीक होगी, इससे ये होगा यार, ऐसे तो फिर अगर होने लगा तो फिर गर्लफ्रेंड ही क्यों, किसी की बहन भी इन्फ्लुएंसर हो सकती है, वो भी एंडोर्स कर सकती है, किसी का भाई हो सकता है ना, किसी का इन्फ्लुएंसर ना हो, कनेक्शन किसी के साथ हो, तो फिर तो आप कहोगे कोई भी आसपास का आदमी जुड़ना ही नहीं चाहिए। फिर तो इसका कोई अंत ही नहीं है। फिर फादर से मत बात करो, फादर का इस चीज़ में बिजनेस है, वो क्यों साथ में आते हैं, वो क्यों स्टेडियम में आते हैं, और वैसी चीज़ें हैं। आई थिंक ये थोड़ा एग्जैजरेशन हो रहा है, मुझे मोटिवेटेड भी लगती है कई बार। ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, आपकी किसी से प्लेयर से खुन्नस है या दुश्मनी है, तो आप कहते हो अच्छा दिखाता हूँ तुझे, ये हो जाएगा, बीसीसीआई ये कर देगी। बीसीसीआई को भी यहाँ थोड़ा समझदारी दिखाने की ज़रूरत है कि जहाँ खेल पे असर पड़ रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप उस पर कदम उठाओ। अगर आपको लगता है करप्शन का ऐसे आ सकता है, फिर तो वो कहीं से भी आ सकता है, और उसके लिए तो आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा, वो तो आप रहते ही हो, तो आप सतर्क रहिए। वो आप इन सब चीज़ का जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ गर्लफ्रेंड पे डाल दोगे, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अटपटी है। वही तो, एक प्लेयर, एक खिलाड़ी जो एक बबल में नहीं रह सकता, ये तो हम मानते ही हैं। तो फिर ये वाला फैक्टर अगर हम एकदम इग्नोर कर देते हैं, वापस आते हैं ऑन फील्ड, एक टीम को जीतने के लिए एक चीट कोड चाहिए होता है। मुंबई इंडियंस के पास एक चीट कोड है, जसप्रीत बुमराह। लेकिन जसप्रीत बुमराह का जो फॉर्म रहा है, काश मैं कह सकता हूं कि 3 मैचेस में 10 विकेट लिए हैं, लेकिन नहीं, 10 मैचेस में 3 विकेट। जसप्रीत बुमराह पे मैं आऊँ, मैं वो आप समझ रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं, मुझे उससे जो कह रहे हैं गर्लफ्रेंड नहीं हो, ये ना हो, भाई कई बार तो वो अगर खिलाड़ी की मानसिकता या उसको मतलब खुश अगर रह रहा है वो, चाहे उसकी फैमिली साथ में है, गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, जो भी है, फादर है, उससे अगर वो थोड़ा रिलैक्स हो पा रहा है, बातें कर पा रहा है, अपने इनसिक्योरिटी शेयर कर पा रहा है, उससे वो हल्का हो रहा है, तो
क्या परेशानी, बल्कि वो तो एडवांटेज नहीं देता है, मैं ये सोच रहा था। मैं तो देखो एडवांटेज ही मानता हूँ। फैमिली देखिए, मैं एक लंबे टूर पे अगर जाता हूँ एक खिलाड़ी के हैसियत से, मतलब ऑस्ट्रेलिया टूर होती है 2 महीने, इंग्लैंड टूर होती है 2-3 महीने के करीब, पूरा टाइम उसी सर्कल में रहकर मैं जब भी मतलब हारता हूँ या जीतता हूँ, मैं एक खाली रूम में आता हूँ, खुद एक सूटकेस की जिंदगी जीना पड़ता है। एक वेन्यू में तो हम पूरा 2 महीना नहीं रहते हैं, अलग अलग वेन्यू में जाते हैं, अलग अलग ये एक एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। फैमिली अगर साथ में रहेंगे तो एडजस्टमेंट्स और अच्छे से हो जाता है। ठीक है, अगर मैं हार जाता हूँ तो फिर हाँ, आई हैव गॉट माई फैमिली उधर वेट करे, ठीक है, उनके साथ खेल के बारे में डिस्कस नहीं करूं, बस जनरली कोई बातें डिस्कस करूं मैं। अगर फैमिली नहीं तो गर्लफ्रेंड हो या कोई और हो तो ठीक है, आई कैन डिस्कस माई थिंग्स, मन हल्का हो जाता है। बट अभी प्रॉब्लम पता है क्या है, आजकल ये बन रहा है, एक विचारधारा बन रही है कि भाई अगर फैमिली बहुत रहेगी साथ में तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। मेरे लिए तो कभी डिस्ट्रैक्शन हो ही नहीं सकता है परिवार। भाई अगर कोई मिलता है हमें परिवार के हैसियत से और परिवार है हमारे साथ, तो क्या बुराई है यार। हमारे देश में कन्वीनियंटली एक मॉरल पुलिसिंग होता है और कन्वीनियंटली हम लोग मॉडर्न बनते हैं और कन्वीनियंटली हम ये समझते हैं कि नहीं यार डिस्ट्रैक्शन है। एक पे टिके रहो ना यार ऑस्ट्रेलियन टीम मुझे याद है जब मतलब 3 महीने के अनबीटेबल एशेस थी, में जाती है। नहीं जब अनबीटेबल थी तो उनकी वाइफ्स या गर्लफ्रेंड साथ में होती थी ना। ठीक है, मैं आपको मान रहा हूँ कल्चर, बट यहाँ कल्चर की बात नहीं, इम्पैक्ट क्या पड़ता है प्लेयर पे, वही। है कि नहीं। तो वो अगर उनके क्रिकेट पे कोई असर नहीं पड़ रहा, या जो आप ये बात कर रहे हो कि इन्फ्लुएंस या करप्शन या जो है, वो तो आपको हर चीज़ के लिए देखना पड़ेगा। अगर उनके लिए फ़ायदेमंद था, वो अच्छा कर पाते, तो इंडियन टीम्स को आप क्यों ऐसे आप ट्रीट कर रहे हो कि उन्होंने वो क्या कंसंट्रेशन कैंप में आए हैं या वो बोर्डिंग स्कूल में हैं। अब ये आपके एक नियम है, इतने बजे उठना है, सो जाना है, ये होगा, इतने बजे खाना खाना है। मुझे लगता है कि इंडिया में ही ये बोर्डिंग स्कूल का कल्चर है, जहां आप अपने परिवार से इतने महीने इतने साल आप दूर रहते हो, उसके बाद आप वापस आए तो अटैचमेंट ही नहीं रहता, तब आप डिसिप्लिनेरियन बनते हो, ये बनते हो आप। मुझे नहीं लगता कोई और जगह पे ऐसा एक बोर्डिंग स्कूल का सिस्टम है। अगर है तो आप कहते हैं ना, वो एक जूइश टर्म होता है बार मिtzवा, एडल्टहुड में आते हो तो उसके बाद यू आर अ फ्री बर्ड, तब आप अलग रहते हो परिवार से, तो वो अलग एक चीज है। लेकिन बोर्डिंग स्कूल का ये जो कॉन्सेप्ट है, मुझे लग रहा है यहीं पर होता है। तो इसीलिए ये कन्वीनियंट मोरालिटी हम यहाँ लाते हैं इस देश में, कन्वीनियंट मोरालिटी। मैं भी ये जो रिपोर्ट है मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ उससे। अगर नहीं होता है, आई होप ना हो, प्लेयर रोबोट नहीं यार, वैक्यूम में नहीं रह सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये बात है ही नहीं, एक टीम को जीतने के लिए एक चीट कोड चाहिए होता है। जसप्रीत बुमराह, बुमराह देखिए बुमराह के बारे में आप बताएंगे। आई थिंक काफ़ी लोगों ने बोला है कि क्या है रीज़न, क्यों है वो आउट ऑफ फॉर्म, है ना। गावस्कर साहब ने कुछ जी, बताया है। गावस्कर साहब ने ये बताया है। मैं पहले इनके आंकड़ों पे आता हूँ, ये आईपीएल, भले आप कुछ भी करो, काश मैं आंकड़े बोलूं यार ना ही बताएं, बेचारे वो बुमराह के साथ जचते नहीं है वो आंकड़े। 110 का औसत। हाँ, वही मैं कह मैं रहा हूँ। उम्मीद करता था वो बल्लेबाज की तरह ऐसा कर दे 110 का औसत, लेकिन वो नहीं है। 10 मैच में 3 विकेट, मुझे लगा 3 मैच में 10 विकेट लेते, वो बुमराह है। गावस्कर ने ये कहा था होस्ट ब्रॉडकास्टर्स से कि उनका जो लेंथ है वो जो स्लोअर डिलीवरी है वो फुल हो गया है और ड्रिफ्ट कर रहे हैं लेग साइड की ओर। लेकिन वो कह रहे हैं वो बहुत से चीजें ट्राई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि वो बेसिक सर्वर है, उनके पास यॉर्कर और एक्यूरेसी है। उनको गवाकर उन्होंने काफी चीजें ये एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। क्यों? क्या उन्हें कॉन्फिडेंस का इशू है? क्या उन्हें इंजरी का इशू है? क्योंकि महिला जयवर्धने ने कहा है कि उनको एक निगल है, तो क्यों खिला रहे हैं फिर? और एक और जो है हमारे पूर्व जो बैटिंग कोच थे संजय बांगर, उन्होंने ये कहा है कि मैनेजमेंट के साथ अब ये वक्त आया है, पूछो बुमराह से, बॉस रेस्ट करना चाहोगे? हम तुम्हें रेस्ट करवाएंगे, 1 मैच 2 मैच, वक्त आ गया है। क्योंकि अभी मुंबई इंडियंस तो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं प्लेऑफ्स। मुझे तो लग रहा है कि वो थक चुके हैं। लंबा सीजन रहा है, फ्रॉम दिसंबर कंटिन्यूसली खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड सीरीज, T20 वर्ल्ड कप, आईपीएल के 10 गेम, बिना कोई इंजरी और कंसर्न के। ये लंबा समय बुमराह के लिए जो खेले हैं। टेस्ट मैच भी खेलना है उन्हें। अब WTC में कहा भाई नहीं, बुमराह चाहिए फॉर टेस्ट्स।
क्यों उसके बॉडी से आप खिलवाड़ कर रहे हो? क्या आपको 2022 के सबक नहीं याद आते हैं? 14 मैच खेल दिया मुंबई इंडियंस, गारंटीड वुडन स्पूनर्स। फिर इंडिया को क्या हुआ? 8 महीने गायब, बैक स्ट्रेस फ्रैक्चर। या तो वो इंजरी है या कॉन्फिडेंस है। गावस्कर ने भी यही कहा था कि शायद बहुत से चीजें ट्राई, अगर आप बहुत से चीजें ट्राई कर रहे हो मतलब मेरा जो ट्राइड एंड टेस्टेड टेम्पलेट है वो काम नहीं कर रहा है। देखिए, मैं बोल तो नहीं सकता कि क्या कारण है, बट ये ज़रूर है कि इतना लंबे समय तक उनको आउट ऑफ फॉर्म नहीं देखा है। ऐसे कई मैचेस हुए हैं वो आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं या वो पैनापन उनमें नहीं नज़र आया, बट इतने लंबे समय तक नहीं देखा। क्या कारण है? देखिए, क्या होता है जब आप फॉर्म में नहीं होते तो हर चीज़ ख़राब ही लगती है। वही स्लोअर बॉल जो 2 महीने पहले जिसने तबाही मचाई हुई थी, पूरे दुनिया के लोग, भाई हैरी ब्रुक से कोई पूछे पहली बॉल स्लोअर बॉल डालते हैं, आउट कर देते हैं, है ना, आपको वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। तो वो ही जो यॉर्कर, वो लेंथ, वो स्लोअर बॉल के मैंने तो खुद मैगजीन के लिए 3000 वर्ड का आर्टिकल लिखा है उनके उस पर, तो इतनी तारीफ़ें करी, तो 1 महीने बाद तो वो चीज़ें ख़राब नहीं हो सकती ना। तो मुझे ये लगता है, आई थिंक एक कोई रीज़न हो, एक्सपेरिमेंट तो पहले भी करते थे, जस्ट दैट वो एग्जीक्यूशन बेटर था, वो इसलिए नहीं हो पा रहा। आई एग्री, थक गए हैं जी। निगल भी है जो मान ही चुके हैं, यानी कुछ ना कुछ परेशानी है। जब आपको थोड़ी भी परेशानी होती है तो फिर जिस तरह से आप वो चीज़ें एग्जीक्यूट करते हो वो नहीं हो पाती। थोड़ी अगर उसमें कमी रहती, वही फ़र्क है ना। लोग कहते हैं यॉर्कर और गुड लेंथ जो इन द स्लॉट में कुछ ही इंचेस का फ़र्क है, वो इन द स्लॉट छक्का जाएगा, वही यॉर्कर बोल्ड हो जाएगा। तो वही थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है एक छोटे से निगल से, प्लस थकान। मैं तो अभी फ़िलहाल ये चाहूँगा, और यहाँ मैंने कोई IPL टीम के नज़रिए से नहीं देख रहा, एक इंडियन फ़ैन के नाते से मैं कह रहा हूँ कि यार अब हो गया जो होना था, सीज़न तो चढ़ गया आपका, ख़त्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। मैथमेटिकली भी फिनिश हो आप, 14 पॉइंट मैक्सिमम पहुँच सकते हो। 14 पॉइंट में तो इम्पॉसिबल है क्वालिफाई करना। 10 टीमों में हमारा अनुभव ये बताता है कि 16 पॉइंट में भी मुश्किलें हो जाती हैं। 18 सेफ करता है, बट 16 में आप कर सकते हो, बट 14 तो फिनितो, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो अब जब वो स्थिति है, 14 में आप कर ही नहीं सकते, तो आप 14 ही पहुंच सकते हो, तो सीज़न तो ख़त्म है। अब क्यों उनको आप घसीटे जा रहे हो, क्यों उनको खिलाए जा रहे हो? भाई उनको आराम करने दो, बाकियों को चांस दो। आपके पास यंग गेंदबाज है, उससे एक और फ़ायदा है, अगले सीज़न के लिए आप देख लोगे यार कौन से 2-3 गेंदबाज आपको चाहिए होंगे जिनकी ज़रूरत हो सकती है, उनको एक्सपोजर दो, तैयार करो। जैसे हमने पहले भी, है ना, हमारे पॉडकास्ट में बात की कि यार इतनी चेंजेस तो हो नहीं पाएंगे, मिनी ऑक्शन होगा। तो अपने यंग खिलाड़ियों को उन्होंने वो रघु शर्मा को खिलाया कल, क्या ज़बरदस्त गेंदबाजी करी लड़के ने, है कि नहीं? तो अगेन चांस मिला तो दिखाया ना, ऐसे और 2-3 तो पर्ची निकाले थे। हाँ उन्होंने कहा भाई मुझे मौका दिया मुंबई इंडियंस, थैंक यू वेरी मच। वो भी काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, बट वही तो आप उस चीज़ में देखो, फिलहाल उनको आराम, ये मेरी मतलब विनती है, कहूँगा मुंबई इंडियंस से। और 2022 याद रखो सबक 2022 का, ये हम बोलेंगे मुंबई इंडियंस के लिए। लेकिन बात की थी परिवर्तन की, एक हार्दिक पांड्या के बारे में तो हमने काफ़ी वक्त बिताया इस पे, लेकिन दूसरे जो खिलाड़ी है ऋषभ पंत, भाई जो बुरा होना था वो बुरा होता ही गया है। जब पंत को लिया गया था 28 करोड़ में ऑक्शन में, उसके बाद आप लखनऊ सुपर जायंट्स की किस्मत को देखिए, कप्तानी को देखिए, पर्सनल जो भी हो रहा है ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड। क्या मुंबई इंडियंस के कप्तानी में बदलाव की जगह क्या अर्जेंटली अब लखनऊ सुपर जायंट्स को पंत के कप्तानी को लेकर कुछ कठोर सवाल पूछने चाहिए? क्या पंत दिखा दिए कि वो कैप्टनसी मटेरियल के लिए शायद तैयार नहीं थे? पर मुझे याद आ रहा है, आई थिंक उनके ओनर ने कहा नहीं था कि पंत को हमने 1 या 2, थोड़ी 4 या 5 टाइटल जिताने के लिए लिया है, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म उन्होंने लिया, तो कैसे हटा देंगे? तो लॉन्ग टर्म विजन के लिए शॉर्ट टर्म में इतना पीड़ा झेलने की क्षमता रखते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स? देखिए, पिछले सीजन पंत का 1 सेंचुरी अगर हम हटा देंगे तब 191 रन आए थे 13 इनिंग में। बल्लेबाजी से ना परफॉर्मेंस आ रही है। अगर बल्लेबाज परफॉर्म कर रहे हैं तो गेंदबाज से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, गेंदबाज परफॉर्म कर रहे हैं तो बल्लेबाज सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आई थिंक मुंबई इंडियंस के मैच में पंत ने बल्लेबाजों को क्रिटिसाइज किया था क्योंकि वो एंड ओवर्स में वो फिनिशिंग टचेस नहीं दे पाए थे। कुल मिला के 30 रन शॉर्ट थे
उस पिच पे 250 बनाना चाहिए था लखनऊ सुपर जायंट्स को जब पूरन ने वो स्टार्ट दिया था। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और ऊपर से जो कांस्टेंट एक स्क्रूटिनी रहता है कि ओनर ने ऐसा कहा, ओनर ने शायद ऐसा ये किया है। पंत क्या दोनों एंड से पिस रहे हैं? मुझे तो लग रहा है दोनों एंड से पिस रहे हैं। नहीं देखिए, मैं जहाँ तक प्रेशर का सवाल है यार, आप तो आईपीएल में हर जगह प्रेशर है, कौन सी टीम से प्रेशर नहीं है? कहीं कहीं प्रेशर दिखता है, कहीं कहीं नहीं दिखता। इट कम्स विद द टेरिटरी। तो ये तो जब आपको कप्तानी मिली है तो आई थिंक ऋषभ पंत को भी ये पता होगा। कई लोग कहते हैं कि भाई, अब मुझे ये चीज़ याद आती है कि उनका वो जो पंजाब टीम के लिए कहा था कि मैं तो इस बात को लेके खुश था कि उन्होंने मुझे बिड नहीं किया। वो उस वक्त थोड़ा मुझे अटपटा ज़रूर लगा। किसी भी टीम के बारे में ये कहना सही नहीं है। हालांकि कहीं ना कहीं जो वो कह रहे हैं, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ पॉडकास्ट में, बहुत खिलाड़ियों ने मुझे ये चीज़ अलग से भी कही है। ये तो ऋषभ पंत थोड़े कैंडिड हैं, खुले दिल के हैं, उन्होंने ओपनली कह दिया। और इसलिए मैं कहता हूँ शायद नहीं कहना चाहिए था, थोड़ा मतलब शोभा नहीं देता आप पब्लिकली ये कहे। लेकिन सच्चाई ये है कि वो इकलौते ऐसे शख्स नहीं है जो इस चीज़ में यकीन करते हैं। कई खिलाड़ियों से मैंने बात की है जो कहते हैं यार नहीं जाना चाहते। उसके पीछे कारण है, उन्हें लगता है कि यार पंजाब में तो बहुत ही प्रेशर होता है ऊपर से, प्लस अलग अलग जगह से खींच रहे हैं आपस में ना, ओनर्स अलग हैं, कोई कह रहा है ऐसा करो ऐसा करो, तो कन्फ्यूजन बड़ी होती है। इसलिए कोई भी कहता नहीं यार वहाँ मैं पिसना नहीं चाहता, कोई और फ्रेंचाइज में चले जाओ। तो एटलीस्ट क्लैरिटी तो है भाई, कम से कम ठीक है, एक ओनर है, एक विजन है, एक सोच है, आप फॉलो तो कर रहे हो। वहाँ तो समझ ही नहीं आता ना कब कौन क्या। और ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे कई खिलाड़ियों ने कॉन्फिडेंशियली अलग से, मतलब ऐसे कैजुअल कॉन्वर्सेशन में सबने ये कहते थे ना बाबा ना पंजाब नहीं जाना, वहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती है। एंड दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ नॉट फैंस, पंजाब के फैंस नहीं। या देखिए आज मुझे पता पंजाब के फैंस बड़े नाराज़ हैं और ऋषभ पंत को गालियाँ देते हैं, बट एक्चुअली अगर आप समझे, ऋषभ ने वो फैंस के लिए नहीं कहा था। फैंस तो उनके बड़े अच्छे हैं, पैशनेट है। क्या कहना था कि वो जो जिस तरह से वो फ्रेंचाइज चलाते हैं यार, वहाँ इतनी कन्फ्यूजन रहती है कि तौबा भाई तौबा, मैंने नहीं जाना। ये उनका कहने का मतलब था और वो सच है इस बात पे। जैसे मैंने कहा, कई और खिलाड़ियों ने कहा, तो इकलौती उनकी सोच नहीं है। बहरहाल वो लखनऊ गए, ठीक है, वहाँ आप क्योंकि प्रेशर की बात कर रहे हैं यार, वो क्योंकि उनके ओनर दिख जाते हैं कहते हुए, वैसा ठीक है, जो कि मैंने उस टाइम भी कहा था कि पब्लिकली नहीं करना चाहिए था जो केएल राहुल के साथ है। अगेन आई रिपीट, ऐसा मैं जो किस्से सुनता हूँ, बहुत सारे ओनर्स हैं जो सवाल पूछते हैं और नाराज़ होते हैं, जस्ट दैट वो दरवाज़ों के पीछे होते हैं तो आपको पता नहीं है। तो शायद वही बेहतर होता कि आप दरवाज़ों के पीछे करो तो यार कम से कम खिलाड़ी की इज्जत बनी रहती है ना, वो लिहाज से। बट अगेन, प्रेशर को मैं एक्सक्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि प्रेशर तो आपको झेलना ही पड़ेगा, आप ऐसा कप्तान हो। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, पता नहीं लोग मेरे से इत्तेफाक रखे या नहीं। अगेन, मैं ये खुद अपना आकलन नहीं कर रहा, क्योंकि हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की ना भाई, आपको ग्राउंड पे जाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। सिर्फ स्टूडियो में बैठ के तो बहुत लोग बोलते हैं, ग्राउंड पे तो जब आप ग्राउंड पे जाते हो, लोगों से बात करते हो, आपको कई चीज़ें पता चलती है। हम तो देख के बोल देते हैं ये अच्छा कप्तान है, बुरा है, क्या होता है रिजल्ट पे। और बाय द वे, रिजल्ट सब कुछ डिसाइड करता है। हार्दिक पांड्या आप जीत रहे थे, अच्छे कप्तान है, और हार रहे हैं तो बुरे कप्तान है। एक आदमी बुरे तो नहीं हो सकता ना। MS धोनी आप कोई मानेगा बुरा कप्तान है, लेकिन उन्होंने भी बुरे दौर देखे हैं आईपीएल में। तो कप्तान तो हमेशा ही वो अच्छे थे। कई बार कोई फॉर्म में होता है, नहीं होता, कोई इंजरी हो जाती, नहीं होती, उस चीज़ों से चीज़ें बदल जाती। तो कमिंग बैक टू ऋषभ पंत, मैंने कई लोगों से बात की है जिन्होंने ऋषभ के साथ काम किया है, और उन्होंने मुझे उसकी तारीफ़ की है एज अ कैप्टन, अगेन इन प्राइवेट कॉन्वर्सेशन। तो उन्होंने बताया कि वो डिसीजन लेता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करता है। वो ये नहीं है कि भाई कोच ने कह दिया तो आंख बंद करके फॉलो कर लिया, अपनी इंस्टिंक्ट्स को देख कर लेता है। कई बार वो काम करती, कई बार नहीं करती, पर धोनी के साथ भी वैसा होता था ना। तो वो अपने माइंड के कप्तान है, अपनी सोच एक रखते हैं, और शार्प भी हैं, सोच भी उनकी शार्प है, वो क्रिकेट को समझते हैं, वो सब चीज़ें। बट वही, कई बार सक्सेस आता है, कई बार नहीं आता। निकोलस पूरन पूरे सीजन आउट ऑफ फॉर्म है तो क्या कर सकते? निकोलस पूरन इन फॉर्म फुल सीजन, आप मुझे दे दो, मैं कप्तान हूँ, मेरी टीम अलग परफॉर्म करेगी। निकोलस पूरन कुछ नहीं करेंगे वो पूरे सीजन, मैं क्या कर लूँगा? सेम चीज़ आप अगर आज के दिन में किसी और टीम का एग्जाम्पल दे दूँ, सूर्यवंशी जायसवाल आउट ऑफ फॉर्म हो जाए सडनली, राजस्थान रॉयल्स क्या करेगी? है कि नहीं? डिट्टो फॉर पंजाब, ठीक है, पंजाब के बाकी लोग भी अच्छे कर रहे हैं, श्रेयस खुद अच्छा कर रहे हैं सब, बट प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन का एकदम से मैं नलका बंद कर दूं रनों का,
प्रॉब्लम होगी। तो वो भी चीज़ें मैटर करती है। कप्तान ज़रूरी नहीं वो बुरे हों। अगेन आई से दिस बिकॉज मैं काफ़ी लोगों से बात कर, और एक नहीं 2-3 लोगों से अलग अलग जगह मैंने बात की जिन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि नहीं यार आपको ये नहीं पता, हम होते हैं उस मीटिंग में, हमें पता है क्या डिसाइड होता है, क्या डिसीजन लिए गए, कब क्या। तो उसकी कप्तानी का फीडबैक मुझे अच्छा मिला है। और कई बार वो देखा वर्ल्ड कप में आपको याद है वो चालाक तो हैं जो कप्तानी के लिए चाहिए होता है, इंजरी की वो सब चीज़ें। प्रॉब्लम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त ऋषभ के साथ क्या है, वो है उनके खुद के रन नहीं आ रहे। एंड उसकी एक और प्रॉब्लम, उनके खुद के रन नहीं आ रहे। दूसरा, कहीं ना कहीं आपने अपने फॉर्म या अपनी पोजीशन या अपने जो आपको पैसे मिले उसको जस्टिफाई करने के लिए आपने अपने आप को ओपन भी कराया, 3 भी कराया, उससे बाकी टीम पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। आई थिंक समवेयर आपको टीम को आगे रखना चाहिए था। टीम को आगे रखने का मतलब है कुछ भी हो निकोलस 3 पे ही खेलेंगे, मार्करम और मार्श ओपन करेंगे। भाई वो मेरे से इस वक्त बेहतर फॉर्म में है, इसका मतलब ये है मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अपने आप को तो मैं करूँगा। अगर वो उस सोच के साथ जाते ना शायद उनको उसका फ़ायदा मिलता। आज मुझे लगता है, ऐसा मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जिस जगह T20 क्रिकेट जा चुकी है, ऋषभ पंत का टॉप ऑर्डर बैटर होके सक्सेसफुल हो मुझे नहीं लगता मुमकिन हो पाएगा फ्यूचर। अगर मैं ऋषभ होता मैं अपने आप को रीपोजिशन करता, रीब्रांड करता। आजकल ब्रांडिंग का ज़माना ना, आप क्या हो, क्या आप व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल। अगर उनको इंडियन एम्बिशंस भी हैं, अगर उनको ये भी एम्बिशन है तब भी उनके लिए, या आईपीएल में भी वो एक लंबा बनाना चाहते हैं अपना नाम, हो सकता है कल लखनऊ के साथ हो ना हो, ऑक्शन में जाएं, वो चाहते हैं कि टीमें खरीदें, उनको अपने आप को रीब्रांड करना पड़ेगा। और उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा टू रीब्रांड हिमसेल्फ, नॉट एज अ टॉप ऑर्डर बैटर बट एज अ फिनिशर। वो चीज़ एक है, आज भी फिनिशर्स की वैल्यू है, ठीक है, और वो शायद उनके लिए होना ज़्यादा मुमकिन है और उसमें सफल होना ज़्यादा मुमकिन है देन बीइंग अ टॉप ऑर्डर बैटर। टॉप ऑर्डर में इस तरह का कंपटीशन है ओपनर नंबर 3 में कि वो ना उस पेस पे बैट कर पाएंगे, ना उस तरह की कंसिस्टेंसी दिखा पाएंगे, वो पीछे रह जाएंगे। फिनिशर में चांसेस मिल सकते हैं। किसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर वो दुबे वाला, देखो दुबे तो एक ऑलराउंडर है वो, बट आई एम सेइंग वहां पे एक ऐसा स्लॉट है जहां आपको एक बैटर चाहिए जो 12-15 बॉल में 30, 35, 40 रन दे रहा है और गेम पलट रहा है ऑन एन ओकेजन, राइट, जो रिंकू सिंह कभी कभी कर लेते हैं। या तो वहां पे एक तो स्लॉट खुल सकता है, प्लस मुझे लगता है उनमें वो एबिलिटी है। वो बेस्ट तभी रहेंगे अब जब वो बैलेंस आउट करके कोशिश करते हैं ना, मैं ये भी कर लूँ, रन भी बनाऊं, कंसिस्टेंसी भी दिखाऊं, तेजी से भी, वो कहीं कंफ्यूज है। जब वो फिनिशर बन जाएंगे कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी, एक ही तरह से आप बैटिंग कर सकते हो, उड़ाओ, उनमें शॉट्स हैं, वो एबिलिटी है, कंफ्यूजन भी नहीं होगी, माइंड भी क्लियर होगा। वो उसमें फेलियर भी एक्सेप्टेड है क्योंकि आपको पता है हाई फेलियर रेट भी होगा, लेकिन फिर आपको क्या याद रहेगा, 14 मैच में 4 जो फिनिशेस होंगी अच्छी, पर अगर आप 4 फिनिश करोगे अच्छी 14 में तो आप सक्सेसफुल माने जाओगे एंड यू विल कम इनटू कंटेंशन। तो मैं अगर उनका वो क्या, अगर वो प्रोडक्ट होते और मैं प्रोडक्ट मैनेजर होता या मार्केटिंग मैनेजर होता, उनको रीब्रांड करता, नई टैगलाइन देता और बोलता इस मार्केट में आप जाओ, आप सक्सेसफुल हो सकते हो। वो मार्केट सैचुरेटेड है, बिकेगा नहीं वहाँ। लेकिन देखा गया रीब्रांडिंग में अक्सर रंग भी बदला जाता है, कुछ चीज़ें तो जर्सी का रंग बदलने से नहीं, यहाँ पे तो कप्तान है। मैं आपको एग्जांपल देना, जैसे कल का मैच है उसमें आपके पास माकरम है, मार्श था, इंग्लिश था, पूरन था, आप उनमें से किसी से ऊपर खेलो ही मत। 4 तो यही हो गए, फिनिशर 5-6 का ही होता है, आप ऑटोमेटिकली स्लॉट हो गए। अब आप अपने आप को फिनिशर करो, धोनी ने किया था ना, एक वो रोल बनाया था कि मैं हूँ, वो तो चलो एज के साथ अब वैसी फिनिशिंग एबिलिटी नहीं रही, जब था तो करते थे। वो समझ गए कि ये मैं वैल्यू दे सकता हूँ, इस स्टेज ऑफ माय करियर में मैं नंबर 3 पे आके वो चीज़ नहीं कर सकता जो मैं 25 साल की उम्र में करता था। तो मैं ये एबिलिटी है, मैं इसको मास्टर करता हूँ कि मैं होऊंगा 8-10 बॉल का मेहमान, लेकिन 8-10 बॉल में गेम पलटूंगा। वो भी एक रोल है जो सब नहीं कर सकते। आई स्पेशलाइज इन दैट, आई थिंक दैट इज हिज एरिया टू सक्सीड। वो टारगेट वहाँ करे अपने। लेकिन वही है, समय का काल चक्र देखिए, पंत जो डैशर बने थे टेस्ट्स में, अब T20 जैसे छोटे फॉर्मेट में स्ट्रगल कर रहे हैं। अब नहीं 2 सीजन नहीं 3 सीजन से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो
परिवर्तन आप चाह रहे हो कि ना हो? देखिए मेरे को नहीं लगता वही चीज़ लखनऊ के साथ भी होगी। एक सीजन में क्या? हाँ, अब आपके दोनों सीज़न का हो गया है बुरा हाल। कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन कौन है, किसके पास आप जाओगे? आप माकरम को शायद दे दोगे, है ना? हो सकता है, आप ऐसा कर सकते हो। कई बार आपको लगता है यार इससे वो फ्री हो जाएंगे एज अ लेकिन एक बैटर। विदेशी कप्तान को सक्सेस मिलना, हर कोई एडम गिलक्रिस्ट या डेविड वार्नर नहीं होता है। करेक्ट। नहीं, कई बार आप ये लेते हो कि यार क्या पता सोच बदलेगी, थोड़ा बैटिंग ऑर्डर बदल जाए, वो बदलाव आ जाएगा। बुरी टीम नहीं है एलएसजी की भी, अगर आप उनके देखो, जस्ट दैट परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं आए। तो हो सकता है आप सोचो बदल के बेहतर होगी, कर सकते हो एक सीज़न के लिए। बट अगेन इफ मैं ऋषभ पंत होता तो मैं उसको ज़्यादा नेगेटिवली नहीं देखता। चली जाए कप्तानी, कोई बात नहीं, चली जाए यार भाई। एम आपका इस वक्त क्या होना चाहिए? वो 28 साल के हैं, तो उनके आगे इस वक्त कप्तानी आए ना आए छोड़ दो यार। आप आज के दिन में ऋषभ पंत शॉर्ट टेस्ट स्टार्टर हैं आपके, आंख बंद करके। वनडे में उनकी जगह नहीं बन पा रही है, T20 में नहीं बन पा रही। वो तो चाहेंगे ना, 28 साल की उम्र है मेरा, अब मेन जो साल है 3-4 साल आर क्रूशल। 28 to 33 कहते हैं बैटर अपनी बेस्ट टाइम पे होता है, एक्सपीरियंस भी आ गया होता है, सब कुछ ठीक होता है। तो यार इस चीज़ का आप फ़ायदा उठाना चाहोगे कि आप टीम में आओ, तो कप्तानी करके IPL की ज़रूरी थोड़ी आप टीम में आओगे, रन बना के आओगे। तो अगर आपको लगता है कि चलो ये सीज़न अच्छा नहीं गया, LSG डिसाइड करता है कप्तानी हटा दी जाए, कहूँगा ठीक है, कोई बात नहीं, माकरम को बनाओ। क्या पता उसको फ्री कर दे, क्या पता वो खुद ये डिसाइड ना कर पाए कि मैं फिनिशर बनूँ, बट माकरम आके डिसाइड कर दें कि नहीं यार आप टॉप 4 में तो अभी ये जगह बन नहीं रही, मुझे लगता है वहाँ खेलो, फ्री होके आप खेलो, वो आप फिनिशर बन के उभरो, आपको जगह वहाँ सीधी मिल जाए टीम में। भैया आज के दिन में रिंकू खेलते हैं, उनकी भी डामाडोल रहता है, कभी रन आते नहीं आते, क्रिटिसिज्म तो आती रहती है। दुबे है अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, उनके रन नहीं आ रहे पूरे IPL में वहाँ। तो अगर उससे उस रास्ते से, नॉट एज अ विकेट कीपर बैटर, वहाँ तो आप रेस में पीछे हो गए हो, बट फिनिशर की रेस में अगर आप आ सकते हो थ्रू दैट डोर, तो मैं अगर ऋषभ पंत तो मैं वो लेता। भाई इंडिया खेलना, कितने मैचेस खेला हूँ वो लोग याद रखेंगे, कप्तानी की नहीं IPL में क्या फर्क। बिल्कुल बिल्कुल, मौके की तलाश और समय का काल चक्र जो है वो हर खिलाड़ी को ढूंढना पड़ेगा। तो इसके साथ ही निखिल, हम ये बल्ला बोल का ये एपिसोड, ये पॉडकास्ट को हम अभी बंद कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे डिस्कशन अच्छा लगा हो। तो आप केशव नहीं है तो कमेंट्स कौन पढ़ेगा? आप पढ़ेंगे जो आते हैं फिर? हाँ, हम पढ़ेंगे और जवाब भी लिखेंगे। जवाब भी हम देंगे। केशव आ जाएंगे अगले एपिसोड तक आ जाएंगे वो। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे एपिसोड पसंद आया हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा आज तक रेडियो बल्ला बोल। थैंक यू। बल्ला बोल।